दिल्ली में 5,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद होने से सिक्योरिटी एजेंसीज की चिंता बढ़ गई है। भारत में पहले भी कई जगहों पर भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई। एडिक्ट्स को सिर्फ उस टाइम पे उसको नशा चाहिए और कोई भी चीज उसके बस की बात नहीं है, और वो नशे को हासिल करने के लिए बड़े से बड़ा क्राइम कर देता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल यदि किसी का है तो माँ बाप का है, या दूसरे नंबर पे टीचर्स का है, क्योंकि बच्चों का ज्यादातर समय जो है माँ बाप के पास या स्कूल में टीचर्स के पास ही बीतता है। जैसे स्कूल में यदि कोई बच्चा बंक मारता है, पता करें कि वो बंक क्यों मार रहा है, इस दौरान वो क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कौन लोग उसके साथ इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों को स्कूल लेवल पे या पेरेंट्स अपने फैमिली में यदि ध्यान रखेंगे तो बच्चे उस दिशा में आगे जाएंगे जी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलों में इन्वॉल्व करना, ताकि उनको फिजिकली मेंटली वो बच्चे फिट रहें और गलत एक्टिविटीज में ना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम है या कोई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ भी जो ड्रग पेडलर्स हैं वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके बच्चों को मिसगाइड करके वहाँ भी उपयोग करते हैं। तो सोशल मीडिया में जैसे म्यूजिक है, गाने हैं, तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो नशे को लेकर के बनाए जाते हैं और गैंगस्टर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं। वो नारकोटिक्स का जो नशा है ये सोसाइटी के लिए, देश के लिए बड़ा खतरनाक है। यानी कि हमारे देश की कितनी बड़ी आबादी नशे की चपेट में आकर के बर्बाद हो रही है। कभी दोस्तों के प्रेशर में आकर, तो कभी स्ट्रेस और एक्साइटमेंट में, या फिर ड्रग पैडलर्स और मजबूरी में फंसकर बच्चों में बढ़ती हुई ड्रग्स की लत या तो उनका भविष्य बिगाड़ती है या फिर उनके परिवार और समाज को बर्बाद कर देती है। नमस्कार दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पे आज हम बात करेंगे हरियाणा के डीएसपी राजेश कुमार से, जो हमें बताएंगे बच्चों में नशे की शुरुआत कैसे होती है और इसकी रोकथाम के लिए हरियाणा पुलिस का क्या योगदान है। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड सर। थैंक यू मैडम। सर, पहला सवाल आपसे ये होगा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कौन कौन से ड्रग्स आते हैं जिनका कारोबार और सेवन गैर कानूनी है? एनडीपीएस एक्ट के तहत मैडम जो हमारे जिसमें ओपियम है, हेरोइन है, और हमारा जो भांग है, जिस सुल्फा है, पोपी हस्क है, और इसके अलावा कोकेन है, ये कुछ ड्रग्स हैं। इसके अलावा जो हमारे जो मेडिसिन बेस्ड ड्रग्स हैं, जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत, इसमें इंजेक्शंस हैं और कैप्सूल्स हैं और टैबलेट्स हैं, और जो एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल एच और एक्स के तहत प्रोहिबिटेड ड्रग्स की श्रेणी में रखे गए हैं, वो सभी ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट की श्रेणी में आते हैं। जो पार्टी ड्रग्स आजकल चल रहे हैं उसमें से जैसे एमडी जो बहुत फेमस है, वो भी किस श्रेणी में है सर? वो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत ही प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं, और वो जो ऐसे ड्रग्स हैं जो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे तैयार किए गए होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, और उनकी बड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी भी रखना कमर्शियल श्रेणी में आ जाता है। जैसे 5 ग्राम रखा है तो वो भी कमर्शियल में आएगा, और उसके लिए इवन हार्ड पनिशमेंट्स के प्रोविजंस उसके लिए। कुछ ड्रग्स जो है वो मेडिकल स्टोर से भी लेके कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वो कैसे होता है? जो एडिक्ट्स हैं वो अपना एडिक्शन के लिए किसी तरह से जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं उसको प्रोक्योर करते हैं और अलग अलग फॉर्म में उसको लेते हैं। जैसे कोई मेडिसिन को जैसे इनहेल करता है, कोई इंजेक्ट करता है, और कई बार 2 या 2 से ज्यादा मेडिसिन को मिक्स करके भी वो इंजेक्ट कर लेते हैं या इनहेल कर लेते हैं। तो जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, ऐसे मेडिकल स्टोर से ये मिलता है? इसमें कई बार ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं जो ऑलरेडी रिटेलिंग में इन्वॉल्व कारोबार में इन्वॉल्व हैं, और वो भी इलीगल इसकी जो सेल परचेज में इन्वॉल्व मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इलीगल ट्रैफिकिंग में जो लाइसेंसी भी नहीं है और ना ही उनकी कोई रिटेलिंग का काम है, वो एक किस्म से इलीगल, प्योर इलीगल ट्रैफिकिंग जो है मेडिसिन की, उसमें इन्वॉल्व मिलते हैं, और वो लोग इस तरह की जो ड्रग्स हैं उसके सप्लाई में पाए जाते हैं, यूजुअली फ्रॉड्स। जी। तो सर, अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए तो कितना जुर्माना होता है, क्या सजा होती है?
ये डिपेंड करता है कि ड्रग्स की जो क्वांटिटी है वो हमने कितनी क्वांटिटी उससे सीज की है। बेसिकली ब्रॉडली जो एनडीपीएस एक्ट है उसको 3 तरह से उसमें पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी है। स्मॉल क्वांटिटी जहाँ पे पकड़ी जाती है वहां पे 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने तक का प्रोविजन है। इसके बाद इंटरमीडिएट क्वांटिटी है जिसमें 1 साल से 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रोविजन है। और जहां कमर्शियल क्वांटिटी सीज की जाती है उसमें मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम 20 ईयर्स तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है। साथ में जुर्माना मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रोविजन है। और कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है, जिसमें सेक्शन 19 जो कल्टीवेटर यदि कोई है, लाइसेंसी कल्टीवेटर है, यदि वो वायलेशन करता है उसको, या कोई ऐसा व्यक्ति सेक्शन 24 में जो आउटसाइड ऑफ इंडिया ड्रग्स की सप्लाई के नेटवर्क में इन्वॉल्व मिलता है विदाउट अथॉरिटी, और सेक्शन 27A में ऐसा व्यक्ति जो इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स को फाइनेंस करता है कमर्शियली। तो वो 3 तरह के जो कैटेगरी के लोग हैं, इनको यदि कोई ऑफेंस करता है तो उसमें सेक्शन 31A एनडीपीएस एक्ट के तहत उसको डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है। नाबालिग के केस में पुलिस उसे कैसे ट्रीट करती है? नाबालिग के केस में ज्यादातर केसेस में, क्योंकि बच्चों को लॉ के अंदर सेफ गार्ड दिया गया है, और ऐसे बच्चे जो किसी न किसी बहकावे में आकर के या मिसगाइड होकर के किसी अन्य परिस्थिति की वजह से नारकोटिक्स में ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व मिलते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत भी सेफ गार्ड्स हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी सेफ गार्ड है। क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 77 ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे को मादक पदार्थ देता है उपयोग करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन उस केस में बच्चा जो है वो विक्टिम माना जाएगा, तो बच्चे को सेफ गार्ड किया गया है। इसी के साथ साथ सेक्शन 78 में जो व्यक्ति किसी भी बच्चे का उपयोग नारकोटिक्स की चेन के तौर पे सप्लाई में, ट्रांसपोर्टेशन में या मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है बच्चे को, तो ऐसे केस में बच्चा विक्टिम है और वो व्यक्ति सजा का हकदार है, उसको भी 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो सेक्शन 77 और 78 बच्चों को सेफ गार्ड करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। इसके अलावा जो एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट में यदि कोई बच्चा कंजप्शन में इन्वॉल्व मिलता है सेक्शन 27 में, या स्मॉल क्वांटिटी में कहीं इन्वॉल्व मिलता है और वो पीने का आदी है, तो ऐसे बच्चों को भी हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं और उस पर केस ना करके उसको डी एडिक्शन के लिए हम करवा सकते हैं। साथ में यदि किसी बच्चे को कोई किसी केस में कोई अरेस्ट भी हो गया है, तो ऐसे केस में भी यदि वो बच्चा समझने के योग्य नहीं था या उसकी समझ उतनी नहीं थी, तो उसको सेक्शन 64A के तहत इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का जो बेनिफिट है ड्यूरिंग द ट्रायल वो दिलवाया जा सकता है। सर, भारत में जो ये ड्रग्स आती है या नशीली वस्तुएं आती हैं, ये कहाँ से लाई जाती है और किन मोड से लेकर आते हैं? भारत में सभी राज्यों के अपने अपने अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। तो जो राज्य जैसे जो हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे हमारा पंजाब है, तो पंजाब में बहुत सारी हेरोइन की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है और बहुत भारी मात्रा में हमारे बीएसएफ से या मिलिट्री के द्वारा वो पकड़ी जाती है। इवन पंजाब पुलिस के द्वारा भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। और जैसे हमारा हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर कुछ कैटेगरी ऐसी हैं ड्रग्स की जिनकी सप्लाई जो पॉपी, जिसमें ओपियम है या पॉपी हस्क है, वो राजस्थान से कई बार हमें वहाँ के चैनल से सप्लाई मिलती है, या कई बार जो झारखंड है, बिहार है, उधर से भी लिंकेजेज आते हैं। और जो सुल्फा है उसकी सप्लाई, चरस की जो सप्लाई है, वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी हमें कई बार देखने को मिलती है। और कुछ केसेज में जो हेरोइन की सप्लाई है वो हमें एनसीआर के एरिया से, खास करके दिल्ली वेस्ट एरिया से मिलती है, जिसमें कई जो लोग हैं जो नाइजीरियंस हैं वो भी इन्वॉल्व मिलते हैं और वो वहाँ जो इलीगल ट्रैफिक में जो काम है उसमें वो पाए गए। तो क्या ये 100% बाहर से ही आता है कि भारत के अंदर भी प्रोड्यूस किया जाता है? नहीं, हमारे बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर भी लाइसेंस बेस्ड, जो जैसे ओपियम है उसकी खेती होती है, तो उसका कई बार वहाँ से जो
मिसयूज होता है, वो भी कई बार बेचने के लिए मार्केट में आ जाता है। और इंडिया में जैसे पॉप हस्क है वो भी ऐसे ही है। जो कुछ ऐसे जैसे हेरोइन है वो, या जो कोकेन है, ये कई बार ये बाहर से भी इंडिया में डंप किए जाते हैं, इलीगल तरीके से इलीगल तरीके दिया जाता है जी। जिन लोगों को लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है, क्या वो ये करते हैं या कोई मिला होता है? नहीं, बहुत बार एक दो केसेस में ऐसा भी हो सकता है जो लाइसेंस वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं वो मिसयूज करे उसका, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो लोग लाइसेंस होल्डर नहीं है वो भी इन्वॉल्व हैं, इलीगली ग्रो करते हैं जो या बनाते कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें लोगों ने जैसे ओपियम की खेती करने की कोशिश की, कल्टीवेशन खुद करने की कोशिश की और उनको पकड़ा गया प्लांटेशन करते हुए। सर, बच्चे ड्रग्स की सप्लाई में कैसे फंसाए जाते हैं? क्या उनको स्कूल कॉलेज के बाहर खड़ा किया जाता है लोकल पैडलर्स के थ्रू, या फिर ये जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी फंसाया जाता है? बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए, और बच्चों को बहुत कम पैसे का लालच दे करके या उनको गुमराह करके, ड्रा करके भी बहुत सारे ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिसमें ड्रा करके बच्चे का यूज किया जाता है। और बच्चों को शुरू में जो ड्रग्स है उसको शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं, फिर एडिक्शन करवा करके बच्चे का यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बच्चों का इस तरह से उपयोग किया जाता है। और सोशल मीडिया का भी इम्पोर्टेंस रोल है। सोशल मीडिया पे क्योंकि हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर उपलब्ध है, जो इजीली अवेलेबल होगी उसको बच्चे देखते हैं और वहां से भी उसकी तरफ वो खिंचाव उनका हो जाता है। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे भी बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है और वो गलत दिशा में जाते हैं, बच्चे कैरिड अवे होते हैं। और ये जो गेम्स वाले एप्स हैं उसमें भी मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं कुछ लोग बच्चों से। हाँ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम है या कोई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ भी जो ड्रग पेडलर्स हैं वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके बच्चों को मिसगाइड करके वहाँ भी उपयोग करते हैं। और डार्क नेट के थ्रू भी कई बार ड्रग सप्लाई में लोग इन्वॉल्व मिलते हैं। कैसे फंस जाते हैं बच्चे ऐसे खतरनाक कामों में? क्या वजह रहती है इसके पीछे? इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे बच्चों का जो परिवेश जो है, बच्चे किस परिवेश में रहते हैं, उनके चारों तरफ वातावरण कैसा है, उनका घर का वातावरण कैसा है, उनके साथ जो दोस्त हैं, जो उसकी संगत है वो कैसी है। मल्टीपल रीजंस हैं जिसके बेस पे बच्चे इस ड्रग ट्रैफिकिंग का जो इश्यूज हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि भी सबसे पहले तो घर का जो माहौल है वो सही होना चाहिए, उसके आसपास का माहौल ठीक होना चाहिए, और जो बच्चे की जो खुद की पर्सनल जो संगत है वो सही होनी चाहिए। कोई ऐसा केस जिसमें इनोसेंट बच्चे फंस गए हो, आप शेयर करना चाहें? इसमें एक केस हमारे पास आया था जिसमें छोटे बच्चों का जो इस्तेमाल था वो उनको किसी मोबाइल का लालच दे करके या उस छोटी मोटी चीजों का लालच दे करके और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए उनका यूज किया गया था। बाई ट्रेन बच्चों को भारी मात्रा में जो ड्रग्स है वो बैग्स में डाल करके भेजे गए थे। कहाँ से? बिहार से। अच्छा, बिहार से हरियाणा? बिहार से हरियाणा में। तो उसमें बच्चों का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था कि स्कूल बैग्स थे उनके पास, कोई उनको शक ना करे, और यदि कोई पकड़ा भी जाए तो बच्चों को वो खुद को मतलब पकड़ से दूर रख सकें, पुलिस की पकड़ से दूर रख सकें, इसलिए बच्चों का इस्तेमाल किया गया था उस में। तो जब बच्चों को उसके बारे में बताया गया, सेंसिटिविटी के बारे में, तो क्योंकि उस बच्चों को इतने सेंसिटिव नहीं होते, बच्चों को जानकारी नहीं होती, लोग का भी नहीं पता होता, तो इसलिए बहुत मतलब बच्चों का यूज जो बड़े ट्रैफिकर्स हैं वो अपने खुद को बचाव करने के लिए करते हैं। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे इनोसेंट बच्चों को कि कैसे वो अवेयर रहें, अलर्ट रहें? बच्चों को मैं ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति से यदि वो कोई भी इस तरह की बात करते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। कोई भी व्यक्ति, बाहर का कोई भी व्यक्ति बच्चों को कोई प्रलोभन देता है, इस तरह के नशे के कारोबार में संलिप्त करने के लिए कोई लालच देता है, तो ऐसी बातें अपने पेरेंट्स को बताएं, ताकि पेरेंट्स के संज्ञान में आने के बाद बच्चे उस दिशा में आगे ना बढ़े, और जहाँ पे वो स्कूल में है, कॉलेज में है,
वहाँ अपने स्कूल के, कॉलेज के जो प्रशासन है, प्रिंसिपल हैं, स्कूल टीचर हैं, उनको वो बता सकते हैं। और इसलिए मेरा बच्चों से तो यही मैसेज है कि बाहर के किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में यदि वो आते हैं, कोई भी लालच या डरा करके, धमका करके किसी भी तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को वो बताएं। और हरियाणा पुलिस कैसे स्कूल और कॉलेजेस को इस तरह के प्रोग्राम्स में जोड़ती है अवेयरनेस के? हमारे मल्टीपल लेवल पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। जैसे अभी हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर मिशन मैदान लिया हुआ है, जिसमें हमने 32 विलेजेस को आइडेंटिफाइड करके, और एक जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने 4-4 विलेजेस को हमने लिया है। सभी गांव में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हमने वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, इस तरह के गेम्स रखे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेलों में इन्वॉल्व करना, ताकि उनको फिजिकली, मेंटली वो बच्चे फिट रहें और गलत एक्टिविटीज में ना पड़े। स्कूल से आने के बाद ग्राउंड पे जाएं, और उन गाँव में हम लोगों के बीच में जाते हैं, पंचायत के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और ऐसे बच्चों को भी चिन्हित करते हैं जो किसी न किसी वजह से जाने अनजाने तो एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। उनके माँ बाप तक पहुंचते हैं, बच्चों तक पहुंचते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उनको गोपनीय तरीके से जो भी हमारी प्रशासनिक मदद है, चाहे वो काउंसलिंग की मदद है, मेडिकल फैसिलिटीज की मदद है, उनको एडमिट करवाने की बात है, वो हम करवाते हैं, ताकि उन बच्चों को उससे बाहर निकाल करके मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और उनका एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। तो ये मिशन मैदान के तहत अभी भी हमारा यहाँ पे कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चला हुआ है। और नशा मुक्त सोसाइटी क्रिएट करने के लिए हमने काफ़ी गाँव को नशा मुक्त हम कर चुके हैं, काफ़ी वार्ड्स को भी हम नशा मुक्त कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। और ये मुहिम पूरे हरियाणा में हमारे डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में पुलिस की तरफ से चली हुई है। सभी जिलों में नशा मुक्त अभियान के तहत टीमें काम कर रही हैं, और बहुत बच्चों को, बहुत लोगों को इसका लाभ मिला है। तो ड्रग्स के खिलाफ ये जो अभियान है, इसमें बहुत सफल जो आपका अभियान है वो मेरे ख्याल से साइकिल वाला, उसके बारे में बताएं। साइकिल तो एक हमारे अभी पीछे हरियाणा सरकार के द्वारा साइक्लोथॉन इवेंट करवाया गया था, जिसमें साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली गई थी। वो अवेयरनेस प्रोग्राम ही था, जिसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज साइक्लोथॉन की जो यात्रा थी वो प्लान किया था। और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हमारे अच्छे अचीवर्स हैं स्पोर्ट्स में, जैसे हमारे ओलंपियंस हैं, या जो सोसाइटी में जो फेस, जिनका रिकॉग्नाइज्ड फेस है, या हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोगों के बीच में गए, लोगों से इंटरेक्शन किया और लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, जिसमें लाखों की संख्या में जो आम पब्लिक है, स्कूलों के बच्चे हैं, यूथ है, उन्होंने भाग लिया और एक मैसेज दिया कि पूरा हरियाणा नशे के खिलाफ लड़ाई में साथ है। तो इस जागरूकता से आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? इस जागरूकता से ही हम इसकी लड़ाई जो है, नशे के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, बिना जागरूकता के और बिना संगठित प्रयास के हम लड़ नहीं सकते जी। और यही एक मेरा इसमें मैसेज है कि और ज्यादा संगठित होकर के, और ज्यादा एग्रेसिव होकर के इसके खिलाफ हम लड़ें, और अपने अपने स्तर पे जो भी हम कर सकते हैं वो हम करें। पुलिस की जो रोकथाम और पुनर्वास की जो योजना है वो किस तरह से संचालित होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, सर्वे भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहां से आइडेंटिफाइड करते हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटेट करते हैं और फैसिलिटेट करके कोशिश करते हैं उन बच्चों को डी एडिक्ट किया जा सके, उस यूथ को डी एडिक्ट किया जा सके, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो नेशन बिल्डिंग में यूज हो सके। तो यही पुनर्निर्माण के अंदर है हमारा कि वो बच्चे जो मेन स्ट्रीम से किसी न किसी वजह से दूर हो गए थे, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको एक अच्छी जिंदगी जीने का जो उनका हक है वो दिलवाया जा सके, और फिर वो बाद में अपनी जो समाज में जो भागीदारी है वो सुनिश्चित कर सकें। तो इस ये पुनर्निर्माण में ही हमारा ये योगदान है पुलिस का, और इसमें और भी एनजीओ भी हैं, और भी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। तो हमारे बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए माँ बाप और टीचर्स का क्या योगदान रहता है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल यदि किसी का है तो माँ बाप का है, या दूसरे नंबर पे टीचर्स का है, क्योंकि बच्चों का ज्यादातर समय जो है माँ बाप के
पास या स्कूल में टीचर्स के पास ही बीतता है। यदि माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार देते हैं, माँ बाप पूरा बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हैं, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज को नोट करते हैं, उनके साथ कौन व्यक्ति मिलता है, कौन बच्चा उनके संगत में है, कैसे उस बच्चे के हाव भाव हैं, क्या बच्चा रात को लेट तो नहीं आता, स्कूल में जाता है कि नहीं जाता है, उसकी पेरेंट्स मीटिंग में वो जाएं, पेरेंट्स स्कूल में जाकर के टीचर से बात करें। तो यदि पेरेंट्स ध्यान देंगे तो बच्चा गलत दिशा में जाने से बचेगा। इसी तरह से स्कूल में यदि कोई बच्चा बंक मारता है तो वो पेरेंट्स के नॉलेज में लेकर के आए, पता करें कि वो बंक क्यों मार रहा है, इस दौरान वो क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कौन लोग उसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों को स्कूल लेवल पे या पेरेंट्स अपने फैमिली में यदि ध्यान रखेंगे तो बच्चे उस दिशा में आगे जाएंगे। जी, तो सर कितनी गंभीर हो गई ये समस्या, क्या स्थिति है इस वक्त ड्रग एडिक्शन की हमारे देश में? अभी मैं पिछले मेरी जो यहाँ की पोस्टिंग है उससे पहले हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मुझे काम करने का मौका मिला। तो वहाँ मैंने जब इसके विषय के ऊपर काम किया तो मेरे संज्ञान में आया था सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में एक एम्स के, जो नई दिल्ली में हमारा एम्स है, उसके द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, जिस सर्वे में ये सामने आया कि लगभग 16 करोड़ लोग जो हैं वो शराब का जो नशा है उसमें संलिप्त हैं, और जिसमें से 5 करोड़ 70 लाख के आसपास जो लोग हैं एडिक्ट हैं शराब के, जो उससे बाहर नहीं निकल सकते, और 3 करोड़ 10 लाख के आसपास की जो आबादी है वो भांग के नशे में इन्वॉल्व है, और उसमें से 70 लाख लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ऐसी 2 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है वो करीब करीब ओपियम में जो नशा है उस पे उसकी आदी है। और ये जो सर्वे करवाया गया था ये पूरे इंडिया लेवल पे 272 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें कवर किया गया था, जिसमें हरियाणा के भी 10 डिस्ट्रिक्ट थे। तो जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये समस्या है, नशे की जो संलिप्तता की जो समस्या है, ये कितनी ज्यादा गहरी है, कितनी ज्यादा आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में लगातार आ रहा है। तो इससे बाहर निकालने के लिए हमें एक संयुक्त और संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है, जो प्रयास पूरे देश में किया जाए, हर गली और मोहल्ले में किया जाए, और हर व्यक्ति को अपने स्तर पे उसमें जो योगदान देने की बात है वो देना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ सकते हैं। तो सर ये नार्को टेररिज्म का रूप किस तरह से ले रहा है? जैसा मैंने आपको बताया, हमारे देश की एक बड़ी आबादी जो है वो नशे में ग्रसित है। तो जब ये जो एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट्स को सिर्फ उस टाइम पे उसको नशा चाहिए, और कोई भी चीज उसके बस की बात नहीं है, और वो नशे को हासिल करने के लिए बड़े से बड़ा क्राइम कर देता है। जिससे कई केसेस में ऐसा आया है जिसने नशा उसको नहीं मिला और उसको पैसे की जरूरत थी, पैसे हासिल करने के लिए माँ बाप का मर्डर कर दिया, या कहीं पे उसने किसी लूट को या स्नैचिंग को अपने नशे की पूर्ति के लिए अंजाम दे दिया। और इसके अलावा एक केस में ऐसा भी सामने आया था जिसमें हथियार की सप्लाई करने के लिए उसका यूज, नशा उसको दिया गया और नशे की पूर्ति के लिए उसने हथियारों की सप्लाई की। अब वो हथियार कहीं भी किसी भी सोसाइटी के खिलाफ कहाँ पे यूज होंगे, कितना घातक हो सकता है, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो जो नारकोटिक्स का जो नशा है ये सोसाइटी के लिए, देश के लिए बड़ा खतरनाक है। इसमें हमें संजीदगी से और बच्चों को अपने भविष्य को देखते हुए उनको अवेयर करके इसे दूर करने की आवश्यकता है।